हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। देखिए अभी 11 का जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसका पहले मैं इंट्रोडक्शन लेता हूँ। द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जनरली सभी लोगों को मालूम है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट होगा इसको नहीं मालूम होगा कि 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सभी को मालूम है। अब देखो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड, मतलब उसका डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, डेफिनाइट क्या होगा, उसका शेप होगा। ये क्लियर है। और ये कैसा होता है, नॉन कंप्रेसिबल, इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। मेरे हाथ में पेन है, सॉलिड है, इसको मैं कंप्रेस नहीं कर सकता मैं, बराबर है कि नहीं। और इसके जो पार्टिकल्स है सिर्फ थोड़े वाइब्रेट हो सकते हैं, सिर्फ वाइब्रेट हो सकते हैं मीन पोजीशन से, बाकी कुछ नहीं हो सकता इसमें। ठीक है ना, इसमें एनर्जी भी कम लगती है। थर्मल एक्सपांशन हो सकता है, वो तो अभी आपको फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ चुका है। चलिए देखो अभी सॉलिड स्टेट मतलब द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप इज कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट, ये सबको मालूम है। फिर देखो इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे मे बी क्रिस्टलाइन और अमार्फस, सभी लोग जानते हैं, एंड दे आर नॉन कंप्रेसिबल। सिंपल है, कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब देखते हैं सेकेंड स्टेट। पहले हमने सॉलिड स्टेट डिस्कस कर लिया, लिक्विड स्टेट। द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ अ डेफिनाइट वॉल्यूम। अब देखना यहाँ पर डेफिनाइट वॉल्यूम है बट नॉट डेफिनाइट शेप इज कॉल्ड एज लिक्विड स्टेट। ये भी सब जानते हैं डेफिनेट। अगर मैंने वाटर को ग्लास में लिया तो वो पूरे ग्लास का शेप, मतलब उसका पूरा वॉल्यूम उतना ऑक्यूपाई कर लेगा। डिफरेंट शेप भी होगा, डिफरेंट वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान है, डेफिनाइट वॉल्यूम होगा लेकिन नॉट डेफिनाइट शेप। शेप डेफिनाइट नहीं है। आपने ग्लास में तो ग्लास का शेप हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर कोई छोटे डिश लिया उस डिश शेप हो जाए, जो भी लेंगे आप, जिस कंटेनर लेंगे उस कंटेनर का शेप वो गेन कर लेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए इन लिक्विड द कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर, हाउएवर दे आर नॉट होल्ड फर्मली एज इन सॉलिड। जितना सॉलिड में मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होता है उतना लिक्विड थोड़ा डिस्टेंस आएगा उसमें, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दे आर स्लाइटली कंप्रेसिबल। सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते आप, लेकिन इसको स्लाइटली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट डिस्टेंस होता है इसमें। ठीक है, बहुत आसान है ये, ऐसे पहले पढ़ा हुआ रहता, उतना प्रॉब्लम नहीं आता इसमें। फिर गैसेस स्टेट, the states of matter which has neither definite volume nor definite shape। वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है और शेप भी डेफिनेट नहीं। गैस देखो, गैस को मैंने ओपन किया तो पूरा स्प्रेड होते रहेगा, पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। छोटे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, कोई शेप भी फिक्स नहीं है, उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज, बहुत दूर दूर जाते हैं मॉलिक्यूल्स में, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता ही नहीं है, ठीक है ना। एंड दे आर कंप्रेसिबल, बहुत कंप्रेसिबल, ऑल्सो कैन बी एक्सपांडेड, उसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सपांड भी कर सकते हैं। ये हम सभी लोगों को मालूम, इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ओके, अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ये काम आता है हमको कहीं पर भी। अब इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस है उसमें पहला लेने जा रहा हूँ डाइपोल इंट्रैक्शन। तो डाइपोल दो पोल, प्लस माइनस दोनों बीच में इंट्रैक्शन होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है ना। अब देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज डाइपोल इंट्रैक्शन। और ये जो होता है, द ओरिजिन ऑफ डाइपोल इंट्रैक्शन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है ना। अब मान लो अभी H और Cl, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, देखो, ठीक है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ऐसा इंट्रैक्शन होगा इनके बीच में, ऐसा, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसा। तो ये कब होगा, जो मॉलिक्यूल में इसमें क्या होना चाहिए मालूम है क्या, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो ये जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उतना स्ट्रॉन्गर आपका क्या होगा, डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। और ये किस मॉलिक्यूल में पॉसिबल, देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, HF, HCl, H2S, HBr, अमोनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल डाल दिए। आया तो इनमें इसको एग्जाम्पल पहचाना था कि इसमें कौन सा पूछेगा, इसमें कौन सा इंट्रैक्शन है, डाइपोल इंट्रैक्शन है, आयन डाइपोल है, जो भी है वो पूछ सकता है आपसे।
वैन डर वाल्स है, हाइड्रोजन, जो भी है, तो इस टाइप से आपको समझना है। तो एग्जाम्पल याद रखिए आप, आ जाएगा आपको ये, ठीक है ना। तो ये थोड़ा कर लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसमें ये किस पे डिपेंड करता है वो ध्यान देना। ग्रेटर द डायपोल में जितना ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर आर डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, ये लिखा ना, द ओरिजिन ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आ रहा है समझ में, ये आपको ऐसे याद रखिए। और मीनिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, HCl HCl दिख रहा है ना आपको। हाँ, कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट अभी, ठीक है। चलिए ओके, अभी नेक्स्ट जो है आयन डायपोल इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसे अभी मैंने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर दिया, सोडियम और क्लोराइड बनेगा, तो वाटर उसको सराउंड करेगा। सोडियम आयन को वाटर का जो नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि पॉजिटिव है नेगेटिव उसको सराउंड करेगा, देखो पूरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसको सराउंड कर रहा है। यहाँ पे क्लोराइड तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सराउंड करेगा, ऑक्सीजन दूर रहेंगे। मीन्स क्या हो रहा है कि अब ये नाम ही देखो, आयन डायपोल, ये आयन और ये डायपोल, आयन डायपोल इंट्रैक्शन ऐसा बोल रहा है इसको। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, इनके बीच में, इनके बीच में ऐसा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी आयन एन अनायन और केटायन एंड ऑपोजिटली चार्ज साइट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज आयन डायपोल। नाम से चल रहा है आयन डायपोल, ये डायपोल है वाटर में, प्लस माइनस इंट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये बताया, तो यहाँ सोडियम आयन केटायन लिया है, तो वाटर इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन यहाँ पे वीक होगा, ठीक है ना। ऐसा आपको याद रखना है, बन जाएगा अभी आपका, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं ज़्यादा है, हाइड्रोजन का मोस्टली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, यहाँ पे वीक लिखा हुआ है, ये आपको समझने के लिए मैंने बताया है इसको, ठीक है। कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। अब देखिए नाम से डायपोल, दो पोल होंगे और इसके कारण जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या होगा, चार्जेस क्रिएट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। ऐसे वहीं क्लियर हो जाता है। फिर भी मैंने समझा, देखो एक मैंने पोलर मॉलिक्यूल लिया AB, इसके सामने मैंने रखा क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इसमें चार्जेस का, इस पर क्या चार्जेस इंड्यूस होंगे, देखो इनके बीच में फोर्स क्रिएट होगी, देखो ये फोर्स हो गया, इसको बोलते हैं डायपोल, हम कह रहे हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन बोलेंगे इसको। तो इस पे कारण थोड़ा सा पार्शियल चार्ज हो जाता है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल विद इंड्यूस्ड डायपोल। देखो सी पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ गए इसके ऊपर, दिख रहा है आपको ऐसा। तो इसको बोलते हैं क्या, तो मैंने लिखा देखो वर्ड्स में, दीज अराइज व्हेन पोलर मॉलिक्यूल अप्रोचेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के सामने जब लाते तब ये फोर्स डेवलप होता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शंस को बोल रहे हैं हम लोग। ग्रेटर द डायपोल मोमेंट, इसका जितना ज़्यादा होगा, ग्रेटर द डायपोल मोमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मॉलिक्यूल, मतलब दिस फोर्सेस बोलेंगे इसको। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, इसका जितना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसकी नॉन पोलर की क्या हो जाएगी, पोलराइजेबिलिटी, मतलब उतना ज़्यादा वो पोलर होगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा बताएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब फोर्थ फोर्स देखते हैं, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस बोलते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पर लंडन, ठीक है ना, लंडन फोर्सेस। अब ये क्या होता है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, दिस फोर्सेस एग्जिस्ट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान देना, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी आपका जो एटम है पूरा न्यूट्रल है, एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एक एटम लिया तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड, ठीक है, न्यूक्लियस की। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम डिस्ट्रॉय हो जाता है घूमने के कारण। अब ये चार्ज आ गया इस पर ऐसा, ठीक है ना, देखो ऐसा घूमने के कारण, डिस्टॉर्टेड फॉर द मोमेंट मेकिंग इट मोमेंटरी, उसमें क्या होता है थोड़ी देर के लिए चार्ज आता है, एंड इट इंड्यूस डायपोल, फिर ये दूसरे को इंड्यूस करता है बाजू वाले मॉलिक्यूल्स को, एंड दिस डायपोल देन इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्ट भी करता है, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं, ये ज़्यादातर नोबल गैसेस में मिलेगा आपको ये ज़्यादा, ठीक है ना, कर लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आपको याद रखना है कि ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो डायपोल के बीच, इसलिए डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको।
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आइटम में पॉजिटिव चार्ज रहेगा हमेशा, एटम ऑफ मॉलिक्यूल, एंड नेगेटिव चार्ज आइटम जैसे कि नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव ऑफ अदर मॉलिक्यूल हैविंग लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डेवलप्स द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब देखो हाइड्रोजन तो फिक्स है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसके हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक तो नाइट्रोजन का जो भी होगा, अमोनिया लिया है हमारा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, इस पर चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। फिर ये किस साथ बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF के फ्लोरीन के साथ बना सकता है, HF मॉलिक्यूल लिया उसके साथ बना सकता है फ्लोरीन, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ फ्लोरीन नेगेटिव। उसके फिर किस साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ, जैसे वाटर, ऐसा नेगेटिव चार्ज, इनकी तीनों के साथ, बाकी साथ नहीं बनाता। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन, तभी बनाएगा वो क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर, वो सब लिक्विड स्टेट हो जाते हैं। और एक बात याद रखना है, इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। ये पॉइंट, 2 पॉइंट इसके याद रखना है, मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड टुगेदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। फिर आपको याद रखना है हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये 2 पॉइंट बहुत क्लियरली याद रखना है आपको, ठीक है ना। देखो अब पढ़ता हूँ डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positively charged hydrogen atom of molecule and negative charge atom nitrogen, oxygen, fluorine of other molecule having large electronegativity develops a strong dipole attraction called hydrogen bonding। तो hydrogen bond को आप dipole फोर्स भी बोल सकते हैं आप उसको, डाइपोल इंट्रैक्शन फोर्स जो बोलना है। जैसे HF मॉलिक्यूल में देखो, तो इस पर हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, फ्लोरीन पे माइनस चार्ज है, फ्लोरीन पे माइनस, यहाँ पे इस पर प्लस, ये देखो ऐसा पूरा, मैं चार्जेस बता देता हूँ, ये देखो ऐसा ये बनते जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं गैसेस स्टेट, इसमें मेजर प्रॉपर्टी, क्योंकि यूनिट्स पे क्वेश्चन आते हैं, इस पर पिछले साल आए हुए हैं क्वेश्चन, इस पर मैं डाल रहा हूँ इसलिए। तो मास कैसे निकालना है, एक आपको कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरना है, उसका वेट लेना, और उसके बाद फिर गैस को निकाल के फिर उसका वेट लेना, दोनों का डिफरेंस से मालूम चल जाएगा आपको कि मास ऑफ गैस, ठीक है ना। वो उतना कोई पूछता नहीं है, उसकी यूनिट्स मेन है। तो उसने लिखा है देखो, तो मास ऑफ गैस टेकिंग मास ऑफ कंटेनर विद गैस एंड मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर, हो गया। तो अब देखो सीजे सिस्टम में क्या है इसका ग्राम, और एसआई सिस्टम में केजी, और ये सबको मालूम है कि 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम, ये सब लोग जानते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होता है, जितना कंटेनर में जितना गैस वो ऑक्यूपाई कर रहा है पूरा स्पेस को, उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। उसके यूनिट्स देख लीजिए, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम की क्या है, यहाँ पर आएगा आपको CMQ है, DMQ है, मिलीलीटर है, लीटर है, ठीक है। तो 1 DMQ, अभी कन्वर्जन थोड़ा याद रख लीजिए, 1 DMQ इक्वल्स टू 1 लीटर, 1000 CMQ इक्वल्स टू 1 DMQ इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 DMQ लिखो या 1 लीटर एक ही है, सब ये भी जानते हैं सभी लोग। उसके बाद फिर 1 ml इक्वल्स होता है 10⁻³ लीटर, या फिर 10⁻³ DMQ लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। कर लीजिए नोट ऑन इसको। ओके, अब देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, सब जानते हैं, ठंडा गर्म जो लगता है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, ठीक है। अभी देखो फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट करना है, तो ये फॉर्मूला याद है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 प्लस करना उसमें। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 करना है, और केल्विन कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस को प्लस कर दो 273, हो गया केल्विन। आसान है। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और इसकी यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम, ठीक है ना, मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, याद रहेगा आपको, पर मीटर क्यूब होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं प्रेशर। प्रेशर जो होता है कंटेनर के वॉल पे जो एक्सर्ट करता है उसको बोलते हैं प्रेशर। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। ये फॉर्मूला दिया, P = F/A। यूनिट्स में दीजिए 1 ATM = 76 cm ऑफ मर्क्यूरी, फिर 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होगा 1 ATM = फिर 1 ATM = ये आपका ऐसा यूनिट में देखो, अब यहाँ पर ये CGS में होगा, ये SI में हो जाएगा। तो अब 1 ATM = 1.0132 × 10⁵ पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, या फिर किलो पास्कल। तो पॉइंट को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया था, किलो पास्कल, ठीक है, और इसको फिर क्या हो सकता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये ज़रा कन्वर्जन अच्छे से याद रख लीजिए, काम के आपको, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, अब देखते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जनरली सभी को ये प्रोसेस मालूम है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस विदाउट रिएक्टिंग विथ ईच अदर टू गिव होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। जितने भी लाइटर गैसेस होंगे, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस, ये ज़रा ध्यान रखना है इसका ये पॉइंट। और उसकी यूनिट याद रखना, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा और ऐसा यूनिट होगा डीएम क्यूब पर सेकेंड, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं गैस लॉस। गैस लॉस में पहले बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम रहेगा। प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम रहेगा, ये ध्यान रखना है। और हमने डायरेक्ट लेसन का साइन हटाए तो के कांस्टेंट लिया तो पी वी इक्वल टू के हो जाएगा। मतलब अगर 2-3 गैस होंगे तो ऐसे ले सकते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये मेन फॉर्मूला है, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं चार्ल्स लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट, यहाँ पे देखना एट कांस्टेंट, ऐसा बोल सकते हैं एट कांस्टेंट, एक मिनट, एट कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं यहाँ पर, तो V अपॉन T इक्वल्स टू हो गया ये कांस्टेंट, मतलब इसका जो मेन जो फॉर्मूला आएगा V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ये हम मेन फॉर्मूला इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, अब देखते हैं गे-लुजैक्स लॉ। देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स है। तो P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखते हैं एवोगैड्रोस लॉ। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ क्या होता है मॉलिक्यूल्स। देख लीजिए, वॉल्यूम किसके इक्वल रहेगा आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वॉल्यूम। तो अब आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, P इक्वल टू RT, ये फॉर 1 मोल है, और P इक्वल टू nRT फॉर n मोल, और उसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के सारे मेन टर्म्स मैंने पूरे क्लियर कर दिए। बाकी एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन जो अभी तक क्वेश्चन आए 2 साल से, वो कोई यूनिट्स पूछ रहा है, ठीक है ना, कुछ कन्वर्जन पूछ रहा है, इसलिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए। ये फिर भी मैंने जो लगा है अब इसमें से इस साल से आ सकता है, इसलिए मैंने उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके डाल दिए। अब इतना तैयार कर लीजिए चैप्टर, फिर इसके बाद इसके MCQ बाद मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए इसको प्रिपेयर कर लीजिए फटाफट।